हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। आपने इससे पहले जो चैप्टर किए हैं उसमें आपने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टडी किया है, उसका आपने एक्सेलरेशन निकाला, वेलोसिटी निकाली, इक्वेशन ऑफ मोशन उसके लिए आपने यूज़ की। लेकिन कहीं भी उस मोशन का जो रीजन है, जो उसका कारण है, वो आपने कहीं डिस्कस नहीं किया अभी तक। तो इस चैप्टर में हम वो मोशन जिस वजह से हो रही है उस वजह को डिस्कस करेंगे और उस वजह का नाम है फोर्स। फोर्स फोर्स ये वर्ड आप सभी ने पहले भी सुना हुआ है। तो फोर्स क्या करता है, सबसे पहले हमें ये देखना है। मान लीजिए मेरे हाथ में ये बुक है, मेरे हाथ में ये बुक है और मैं इस बुक पर इधर फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं बहुत कम फोर्स लगाऊंगा तो ये बुक नहीं मूव करेगी, इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। ऑल्दो ये फोर्स ट्राई तो कर रहा है चेंज करने की, लेकिन चेंज नहीं हो रही, फोर्स कम है। लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा लगाऊं तो ये मूव कर रही है, ये देखिए, है ना। तो फोर्स लगने से स्टेट चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं हो रही है तब भी फोर्स ट्राई जरूर कर रहा है, जैसे अभी जो सिचुएशन है इसमें। ओके, तो फोर्स क्या करता है, आइदर चेंजेस द स्टेट ऑफ ए बॉडी और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। दूसरी बात, फोर्स लगाया कैसे जाता है। एक तो यही तरीका है, ऐसे मैं इसको पुश कर रहा हूं, धकेल रहा हूं, तो या तो पुश करके लगा सकते हो या फिर इस तरह से पकड़ के खींच लो, यानी पुल करके लगा सकते हो। तो फोर्स पुश करके भी लगा सकते हैं और पुल करके भी। तो फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं यहां से, इट इज ए पुश और पुल, इट इज ए पुश और पुल which either changes or tries to change state of an object. State of an object. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट होगी न्यूटन, इसको कैपिटल एन से लिखेंगे। सीजीएस यूनिट होगी डाइन। और आपने डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर में कैलकुलेट किया था 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। इसमें एक और तरह की यूनिट डिफाइन करते हैं हम, वो है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है, जैसे आपकी मास की यूनिट है किलोग्राम या लेंथ की यूनिट है मीटर, वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने एंगस्ट्रॉम डिफाइन किया हुआ है लेंथ के लिए, तो वो आपकी कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है एंगस्ट्रॉम, वो 10⁻10 मीटर है, तो मीटर की टर्म में लिखा गया। इसी तरह से ग्रेविटेशनल यूनिट को भी न्यूटन या डाइन की टर्म में लिखा गया है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट इसको 1 किलोग्राम वेट, WT फॉर वेट, 1 किलोग्राम वेट, या फिर इसको कहते हैं 1 किलोग्राम फोर्स।
F फॉर फोर्स, 1 kg वेट या 1 kg फोर्स, ओके। और ये होता है आपका 9.8 न्यूटन के इक्वल, ठीक है। दूसरा होगा 1 ग्राम वेट या फिर 1 ग्राम फोर्स, 1 ग्राम वेट या फिर 1 ग्राम फोर्स, और ये होता है 980 डाइन के इक्वल, okay? इसको ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स कहते हैं इनको। ऑल्दो ये रेयरली अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए आपके एग्जाम में तो आप यूज करोगे, अदरवाइज हम न्यूटन और डाइन ही यूज करेंगे मोस्टली, okay? तो ये था डेफिनेशन ऑफ फोर्स। उसके बाद है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, और अगर वो किसी यूनिफॉर्म मोशन में है इन स्ट्रेट लाइन तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। अगर रेस्ट पे है उसको मोशन में सॉरी, अगर रेस्ट पे है उसको मोशन में लाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मोशन में है तो रेस्ट पे लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। और मैंने एक और बोला था इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर उसका पाथ की डायरेक्शन चेंज करनी है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, ओके। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, ए बॉडी continues to be in a state of rest or of uniform motion in a straight line or of uniform motion in a straight line, ओके। कोई भी बॉडी वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी इन ए स्ट्रेट लाइन। कब तक? अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगकर उसको चेंज ना कर दे। अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो ये क्या कहता है कि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है इन ए स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगकर उस स्टेट को चेंज ना कर दे, okay? उसके बाद है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया है ऑपोजिशन बाय द बॉडी टू चेंज इन स्टेट। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है उसको मोशन में लाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। तो यानी क्या है, बॉडी तो नहीं चाहती कि वो रेस्ट से मोशन में जाए, आप जबरदस्ती कर रहे हो फोर्स लगा के। तो बॉडी का जो ये ऑपोजिशन है टू चेंज इन स्टेट, इसको कहते हैं इनर्शिया। तो हम इसको लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, property of an object which opposes any change in a state of rest, which opposes any change in its state of rest or of uniform motion, which opposes any change in its state of rest or of uniform motion। नेक्स्ट है इसके बाद इनर्शिया
कितने टाइप का होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, 3 तरह का इनर्शिया है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? जो रेस्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए ऑपोजिशन है बॉडी का, उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हम डिफाइन करेंगे। तो पहले टाइप्स ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इट इज opposition by object to change in its state of rest, state of rest। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो जब उसको आप मोशन में लाना चाहते हो, उसकी स्टेट चेंज करना चाहते हो रेस्ट से मोशन, तो वो जो ओपोजिशन प्रोवाइड करती है बॉडी जो अपोज करती है, उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आप बस में खड़े हुए हैं और बस रेस्ट पर है, तो जैसे ही बस सडनली चलने लगेगी तो आप एकदम से पीछे की तरफ गएंगे। आप बस में खड़े हैं, बस अगर एकदम चल पड़े तो क्या होता है? आप पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों? आपके जो फिट है, जो आपके पांव हैं, वो बस के फ्लोर के साथ रेस्ट पर है। जैसे ही बस चलेगी आपके पांव बस के साथ मोशन में आ जाएंगे, लेकिन जो बाकी अपर पार्ट है बॉडी का, वो तो पहले रेस्ट में था, इनर्शिया की वजह से रेस्ट में रहना चाहेगा, तो वो पीछे रह जाता है और आपके पैर बस के फ्लोर के साथ आगे चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है? आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस, एग्जाम्पल, ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस falls backward if bus suddenly starts। अगर सडनली बस एकदम से बस चल पड़े तो जो पर्सन खड़ा है वो पीछे की तरफ गिरेगा। ओके, इट इज बिकॉज when बस starts, जब बस चलती है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी comes in motion, while upper part of body इज एट रेस्ट। क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो रेस्ट पे है बॉडी का, नीचे का हिस्सा बस के साथ चल पड़ा, तो इसलिए आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। उसके बाद है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? अगर कोई बस चल रही है और सडनली ब्रेक मार दे तो क्या होता है? आप आगे की तरफ गिरते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो बॉडी का नीचे का हिस्सा है, आपके जो पाँव है, फिट है आपके, वो तो रेस्ट पर आ जाता है जैसे ही बस ब्रेक लगाती है, और ऊपर का हिस्सा मोशन में था, वो मोशन में रहना चाहता है, तो वो इसलिए आगे गिर जाता है। ओके, तो सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ये क्या होगा? इट इज ऑपोजिशन बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इट इज
opposition by an object to its to change in its state of uniform motion, to change in its state of uniform motion. Example, a person standing in a moving bus falls forward, आगे की तरफ गिरता है, falls forward if bus suddenly stops, अगर बस सडनली रुक जाए। अब हम इसके इसी तरह से एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इट इज बिकॉज when a moving bus stops, जब एक चलती हुई बस रुकती है क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स एट रेस्ट, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स एट रेस्ट while upper part of the body is in motion। अपर पार्ट इनर्शिया की वजह से मोशन में रहता है और लोअर पार्ट जैसे ही ब्रेक लगाती है बस रेस्ट पे आ जाता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो आगे की तरफ गिरता है, ही फॉल्स फॉरवर्ड। तो ये था इनर्शिया के बारे में। अब नेक्स्ट हम एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, मोमेंटम। ये इसको हम वेक्टर पी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। It is defined as product of mass and velocity, product of mass and velocity। तो वेक्टर p इक्वल टू मास तो स्केलर होता है और वेलोसिटी वेक्टर, तो वेक्टर p इक्वल टू m वेक्टर v। It is a vector quantity, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ p इज, मास की किलोग्राम होती है और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए क्या होता है lt माइनस 1, तो ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला मोमेंटम का। ओके, तो हमने ये एक नई टर्म डिफाइन की है, आगे हम इस चैप्टर में इस टर्म को यूज करेंगे। ओके, तो अब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।
तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या कहते हैं? 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। मीन्स इट इज सेम एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये डेफिनेशन इस तरह से आपकी बुक्स में दी हुई मिलेगी आपको। ओके, एक दूसरा तरीका भी है लिखने का इसका कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है? उसका भी यही मतलब है कि जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। क्योंकि डायरेक्शन भी अगर आपको चेंज करनी है तो क्या चाहिए? फोर्स। ओके, तो पहले हम फर्स्ट लॉ लिखते हैं। फर्स्ट लॉ, एंड ये आपका बिल्कुल सेम है जो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया मैंने लिखवाया था। तो वो डेफिनेशन भी लिख सकते हो यहाँ पे जो लॉ ऑफ इनर्शिया की है, या दूसरी एक और डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो if net external force, if net external force acting on an object is zero, acting on an object is zero. Okay, means A equal to 0 if F equal to 0। ये हो गया फर्स्ट लॉ। आप ओके, तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूं इधर से। इसकी जगह अगर आपके क्लास टीचर आपको कहें कि नहीं वही लिखो जो बुक में है, तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है वो भी आप लिख सकते हो। लॉ ऑफ इनर्शिया इज सेम एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहते हैं? दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। It states that rate of change of momentum of a body is directly proportional to net external force acting on the body। वेल, आपने एक्सेलरेशन लास्ट चैप्टर में डिफाइन किया था। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इक्वेशन लिखी थी a इक्वल टू dv बाय dt।
तो ये dv/dt क्या था आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम को हम लिख रहे हैं वेक्टर p से। तो अगर dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो dp/dt क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स हम मान लेते हैं वो वेक्टर एफ है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी dp/dt के। अब मैं p की वैल्यू रख देता हूं mv, तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ p की जगह m वेक्टर v। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, m मास ऑफ द बॉडी है। तो मास तो कांस्टेंट होता है, और आपने डिफरेंशिएशन का टॉपिक अगर कर लिया है, आपने वो वीडियो देख लिया है, तो आपने देखा होगा कि कोई भी कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ सकता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं m dv/dt। तो ये हो जाएगा F = m, और dv/dt क्या है, एक्सेलरेशन, तो ma। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं सेकंड लॉ को, F = dp/dt और F = ma। a is acceleration, m is mass of the body, F is external force, net external force। यहां F क्या है, net external force acting on body। m है मास ऑफ बॉडी, a है आपका एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ओके, एंड p लीनियर मोमेंटम। ये जो मोमेंटम हमने डिफाइन किया इसको लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। तो ये हमने सेकेंड लॉ डिफाइन कर दिया। ये इक्वेशन मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे होगा, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म ये हो जाएगा F = ma, F = ma। ओके, वेक्टर फॉर्म में जो आपको दी हुई है वेक्टर F = m वेक्टर a, मान लेते हैं हम कि जो आपका वेक्टर f है दैट इज fxi कैप प्लस fyj कैप प्लस fz k कैप, और जो वेक्टर a है वो है axi कैप प्लस ayj कैप प्लस az k कैप। ये फोर्स वेक्टर, ये एक्सेलरेशन वेक्टर। तो अगर हम इनकी वैल्यूज रख दें तो हमारे पास क्या आएगा, fxi कैप प्लस fyj कैप प्लस fz k कैप इक्वल टू m axi कैप प्लस m ayj कैप प्लस m az k कैप। तो fx हो गया m ax, fy हो गया m ay, fz हो गया m az। तो इस तरह से आप कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं फोर्स के अलोंग द डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था आपका। अब हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। पहला न्यूमेरिकल है, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम ऑफ मास 0.04 किलोग्राम मूविंग with a speed of 90 meter per second
स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड enters a heavy wooden block। क्या करती है वो बुलेट आती है, एक वुडन ब्लॉक है बहुत ही भारी और उसमें जाके लगती है सीधी, इस स्पीड से आ रही है ओके, एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड इज स्टॉप्ड after a distance of 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर उस वुडन ब्लॉक के अंदर तक चली जाती है और फिर स्टॉप हो जाती है। तो आपको बताना है व्हाट इज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन बुलेट। व्हाट इज रेजिस्टिव फोर्स, what is resistive force exerted by block on bullet? Okay, question। well, ये बुलेट आ रही है, यहां से वुडन ब्लॉक शुरू हो जाता है, ये वुडन ब्लॉक है, तो क्या होता है इसके अंदर 60 सेंटीमीटर तक यहाँ तक जाती है और यहाँ आके रुक जाती है, जीरो हो जाती है यहाँ की स्पीड। ये डिस्टेंस कितनी है 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जब ये एंटर करती है स्पीड कितनी है, u की वैल्यू 90 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी तो फोर्स भी क्या होगा नेगेटिव, यानी जो वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। तो जैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते थे रिटार्डेशन या डिसलरेशन, उसी तरह से नेगेटिव फोर्स को, यानी जो फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन हो, इसमें बुलेट अगर इधर जा रही है तो फोर्स कहाँ लग रहा है इधर लग रहा है, इसका मतलब तभी वेलोसिटी कम हो रही है। तो ये जो फोर्स होता है जो नेगेटिव फोर्स या फिर जो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन कहिए आप उस फोर्स को, उसको क्या कहेंगे रिटार्डिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स। तो जिस तरह नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप रिटार्डेशन या डिसलरेशन कहते हैं, इसी तरह नेगेटिव फोर्स को रिटार्डिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। तो आपको वो रेजिस्टिव फोर्स निकालना है। तो हम यहां से यहां तक पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, मास हमें दिया हुआ है F=ma हो जाएगा। ओके, तो हमें दिया हुआ है u की वैल्यू है 90 मीटर पर सेकेंड। फाइनली यहां के स्टॉप हो जाता है, v क्या हो जाएगा 0 हो गया, इसका मतलब मास दिया हुआ है 0.04 किलोग्राम, और डिस्टेंस x से लिख लो या s से लिख लो जो आपका मन करे, क्योंकि अब तो हम 2-3 डायमेंशन सब करने वाले हैं, तो x से हम लिखते थे 1 डायमेंशन में, यहाँ s से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये है 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर। तो आप पहले a निकाल लो, ये होगा v² माइनस u²/2s, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 0² माइनस 90 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.2 इंटू 0.6, 0² माइनस 90² डिवाइड बाय 2 इंटू 0.6। तो यहाँ से a आ जाएगा -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या आ जाएगा F=ma होता है, तो हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई बाय 6750। ओके, तो ये रेजिस्टिव फोर्स है। यहाँ माइनस साइन मैंने नहीं लिखा, क्यों, माइनस साइन का मतलब ऑलरेडी आपने ये क्या बोल दिया इसको रेजिस्टिव फोर्स। तो रेजिस्टिव फोर्स अंडरस्टूड है, ये क्या है नेगेटिव है, मतलब ये अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो इनको मल्टीप्लाई करो, ये आपका 270 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा 270 न्यूटन आएगा ये आपका फोर्स। 6750 मल्टीप्लाई बाय 0.04। ओके, तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। मैं इधर से इरेज कर देता हूं पहले इसको।
मैं इसको अभी इरेज नहीं कर रहा किसी पर्पज से, क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम यूज करने वाले हैं। सॉरी। ए फोर्स ऑफ 72 न्यूटन इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 72 न्यूटन is inclined to horizontal at an angle of 60 degree at an angle of ये थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं मैं, at an angle of 60 degree. Okay. Find acceleration in a mass. Find acceleration in a mass of 9 kilogram which moves in हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग मूव कर रहा है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो जब आप इक्वेशन लिखते हैं F इक्वल टू एम ए, इसका मतलब क्या है? फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये आपका मास m है, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 72 न्यूटन, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है और मूव कर रहा है इधर ब्लॉक ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो ये इक्वेशन क्या कहती है, या फिर ये इक्वेशन क्या कहती है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लोगे फोर्स का भी वही कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं इधर। तो फोर्स का भी क्या कंपोनेंट लेना पड़ेगा इधर? एफ एक्स। वो क्या होगा? एफ कोस 60। तो 72 और कोस 60 होता है 1/2, तो 36 न्यूटन। तो ए एक्स और एम दिया हुआ है 9 किलोग्राम। तो ए एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स डिवाइड बाई एम। तो ये हो गया एफ एक्स है 36 डिवाइड बाई 9, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 9 इंटू 4 होता है 36। तो अब मैं इसको नीचे वाले को इरेज कर देता हूं। तो ये हो गया आपका सेकंड न्यूमेरिकल। अब मैं एक और लिख देता हूं, थर्ड न्यूमेरिकल, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो चलिए मैं पहले लिख देता हूं इस न्यूमेरिकल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, फोर्सेस ऑफ 502 and 602 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1000 किलोग्राम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। Find acceleration, distance covered and velocity of mass after 10 सेकेंड। तो दो फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रहे हैं और 60 डिग्री का उनके बीच में एंगल है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी कोई दो वेक्टर एक साथ एक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? रिजल्टेंट निकालते हैं पहले। तो इसमें F1 है आपका 502, F2 है आपका 602, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा 60 डिग्री। तो पहले तो F निकालिए, ये क्या होगा? ये होगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ इधर। तो हम वैल्यूज़ रखते हैं F1 F2 की, तो ये हो जाएगा
5√2 का स्क्वायर प्लस 6√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5√2 इंटू 6√2 इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री। तो 5 का स्क्वायर 25 एंड √2 का स्क्वायर 2, तो 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 50, प्लस 6 का स्क्वायर 36 और √2 का स्क्वायर 2, 36 इंटू 2 72, प्लस 5 इंटू 6 30, √2 इंटू √2 2, तो 30 इंटू 2 हो जाएगा 60, ये 2 यूं की यूं, और cos 60 क्या होता है 1/2, और पूरे का अंडर रूट। ये 2 से 2 कैंसिल बच गया, तो थर्ड टर्म में सिर्फ 60 बच जाएगा। तो ये हो गया 50 प्लस 72 प्लस 60, तो इसको ऐड करो तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 182। तो आप 182 का अंडर रूट निकालिए, ये आता है आपका 13.49, तो न्यूटन यूनिट्स है। तो इतना नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो पहले तो एक्सेलरेशन निकालनी है। ए होता है F/m, तो 13.49 डिवाइड बाय मास दिया हुआ है, ये रहा 1000 किलोग्राम। मैं यहीं पे लिख देता हूँ m इक्वल टू 1000 किलोग्राम। ये m की वैल्यू रख दो डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा आपका 0.01349 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया ये। सेकेंड पार्ट डिस्टेंस कवर्ड और वेलोसिटी भी निकालना है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। वेल इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यहाँ पर 0 लेंगे u को, तो ये हो जाएगा 0 इंटू टी 0, और t आपको कितना दिया हुआ है ये रहा 10 सेकेंड, t आपका 10 सेकेंड है, तो 0 इंटू 10 0 प्लस 1/2 इंटू a की वैल्यू है 0.01349 इंटू 10 का स्क्वायर 100, ये t स्क्वायर, t की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर 100। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका 0.6745 0.6745 मीटर। और थर्ड है वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू 0.01349 और इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा 0.1349 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ जाएगी आफ्टर 10 सेकेंड। तो ये थे 3 न्यूमेरिकल जिसमें हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, स्टार्ट किया है जस्ट। तो स्टूडेंट्स ये था इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का, जिसमें हमने फोर्स को इंट्रोड्यूस किया, उस पर कुछ न्यूमेरिकल किए। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ये सभी टॉपिक्स करेंगे। तब तक आप इस पर कुछ और न्यूमेरिकल कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।